जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये आज आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने 50 ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है जो निश्चित ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके बताना है कि 50 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। आपको कोशिश करना है कम से कम 50 प्रश्नों में आपको 30 प्रश्न सही करना है। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगर आपने अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप डेली हमारे साथ जुड़िए। निश्चित ही यहां से आपका बहुत ही फायदा होगा। आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न यहां से बाहर नहीं जाएगा। बस आपको अंत तक पूरा कंसंट्रेशन क्लास में बना करके रखना है। प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक कहां पर है? बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर पंजाब? तो बताना है कि निम्न में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक कहां पर है? तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहां पर? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्न में कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? सोन नदी, हिंडन नदी, गंडक नदी या फिर शारदा नदी? तो जल्दी से कमेंट कीजिए और सही उत्तर बताइए कि निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा गंडक नदी। क्या हो जाएगा? तो गंडक नदी। अभी जब हम प्रैक्टिस सेट जो है 2 नंबर तक लिए थे तो कुछ आसान प्रश्न हम लेकर के आए थे। कुछ लोग वहां पर कमेंट कर रहे थे कि बहुत आसान प्रश्न, ऐसे प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। हमने कहा था कि धैर्य रखिए। अब वो आज नहीं दिख रहे हैं ना, कल ही वो दिख रहे थे, उनका कमेंट नहीं दिख रहा। वो जो कह रहे थे हम 50 में 50 प्रश्न सही कर रहे, आज उनका दिख ही नहीं रहा। आप लोग डेली जुड़िए और अपना धैर्य बना करके रखिए। हम उस लेवल तक लेकर के जाएंगे जिसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न वही होंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बस आपको अपना धैर्य बना करके रखना है, अंत तक जुड़े रहना है, निश्चित ही फायदा होगा। नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक कहां पाया जाता है? बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब? तो ये प्रश्न सही होगा उत्तर प्रदेश। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। चौथा प्रश्न है, डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? झांसी, सतारा, करौली या फिर सबलपुर? तो ये आसान प्रश्न, आपको पता होना चाहिए कि डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा करौली। क्या होगा? तो सही उत्तर होगा करौली। पांचवा प्रश्न है, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? हेस्टिंग, मिंटो, डलहौजी या फिर विलेजली? तो हड़प नीति का कट्टर समर्थक था कौन? तो डलहौजी। हड़प नीति जो अपनाई थी ये डलहौजी ने अपनाई थी। आपको याद भी होगा क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले कहां शुरू किया गया था? बंगाल और बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान? तो बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले कहां शुरू किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया गया था सबसे पहले बंगाल और बिहार में। कहां पर? तो अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले कहां शुरू किया गया था? तो बंगाल और बिहार में, याद रखना है। सातवां प्रश्न है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत की गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन, इरविन हेस्टिंग या फिर मेयो? तो आप बताएंगे कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो जो सही उत्तर होगा ये माउंटबेटन हो जाएगा। क्या होगा? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो माउंटबेटन सही उत्तर होगा। आठवां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय वांतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय वांतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, माउंटबेटन, नरसिम्हा राव या फिर रामास्वामी शियार? तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका होगा सी राजगोपालाचारी। क्या होगा? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 14 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949? तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब? तो 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहां से लिए गए? यानी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहां से लिए गए हैं? फ्रांसीसी संविधान से,
ग्रीक के संविधान से, रूसी संविधान से या फिर अमेरिकी संविधान से? तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी संविधान से। कहां से? तो भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहां से लिए गए हैं? तो फ्रांसीसी संविधान से लिए गए हैं। 11 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? VR अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्या थे? तो ये अस्थायी अध्यक्ष थे, जबकि अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? त्रिस्तरीय, सार्वभौमिक, वैश्विक मताधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, सबसे छोटा लिखित संविधान। तो निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो आसान है, क्योंकि आपको पता है भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लेकिन यहां पर दिया हुआ है सबसे छोटा लिखित संविधान, तो ये संविधान की विशेषता नहीं होगी। अगला प्रश्न है, निम्न से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन या फिर आर्गन? तो निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो ग्रीन हाउस गैस के रूप में आर्गन को नहीं जाना जाता है। बाकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन, ये सभी ग्रीन हाउस गैस हैं, जबकि आर्गन नहीं होगा। नेक्स्ट है, जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? तो जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो CO2 निकलती है। कौन सी? तो जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 निकलती है, याद रखना है। अगला है, यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई? 2003, 2007, 2011 या फिर 17 में? तो यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई? यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई? तो जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 2003 में। कब? तो यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई? 2003 में। यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना हुई 2003 में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारित संरचना कार्य कृषि विभाग से संबंधित नहीं है? सिंचाई, सड़कों की उपलब्धता, बीमा या फिर खनन? तो निम्नलिखित में से कौन सा आधारित संरचना कार्य कृषि विभाग से संबंधित नहीं है? तो कृषि विभाग से संबंधित नहीं है, क्या होगा? तो खनन होगा। क्या? तो निम्नलिखित में से कौन सा आधारित संरचना कार्य कृषि विभाग से संबंधित नहीं? तो सिंचाई तो कृषि विभाग से संबंधित है, सड़कों की उपलब्धता भी है और बीमा भी, जबकि खनन नहीं है। क्या नहीं है? तो खनन नहीं है। नेक्स्ट है, विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य तमिलनाडु, पंजाब, उत्तराखंड या फिर गुजरात? तो बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य जो बनेगा ये बन गया है कौन? तो उत्तराखंड है। क्या है? तो उत्तराखंड है। अगला है, भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलें शामिल की जाती हैं? 20, 22, 24 या फिर 26? तो भारत के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलें शामिल की जाती हैं? कितनी फसलें शामिल की जाती हैं? तो 24 फसलें। आप में से बहुत से ऐसे मित्र हैं जो अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं। आपको पता है हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए निरंतर मेहनत कर सके। तो अगर आप में से जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर हम आपके एग्जाम से पहले पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे। क्या करवाएंगे? तो पीडीएफ, इस क्लास की पीडीएफ तो आपको डेली मिलती ही है, और हम एक जो है कंबाइंड पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे, जिसको आप शॉर्ट नोट्स कह सकते हैं, जिसमें से प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाना होगा, बस उन्हीं सभी प्रश्नों को आपको याद करना होगा। तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ के रहना है। वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार घोषित किया गया? कपास, तंबाकू, धान या फिर गेहूं? तो सही उत्तर हो जाएगा धान के लिए। किसके लिए? तो वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार घोषित किया गया? तो धान के लिए। किसके लिए? तो धान के लिए। 20 नंबर प्रश्न है, दुनिया को समय क्षेत्र में बांटा गया है, उन समय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? 12, 24, 48 या फिर 58? तो दुनिया को समय क्षेत्र में बांटा गया है, उन समय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? तो कुल जो संख्या की बात होगी तो 24 है। कितनी? तो 24 है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर होगा 24। अगला है,
ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे? 4 घंटा 30 मिनट, 5 घंटे, 4 घंटे 45 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, तो 5.5 घंटे आगे। कितना? तो ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है? तो 5 घंटे 30 मिनट, याद रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा देश कौन सा? सिंगापुर, मकाऊ, वेटिकन सिटी या फिर मालदीव? तो विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा देश की जब बात करेंगे तो जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा वेटिकन सिटी। क्या होगा? तो विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा देश कौन सा होगा? तो वेटिकन सिटी है। विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, याद रखना है। सबसे बड़ा देश होगा क्षेत्रफल के आधार पर तो रूस है, और जनसंख्या के आधार पर तो अपना भारत एक नंबर पर है ही। अगला है, धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है वह क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? कोहरा, ओस, बादल या फिर उपयुक्त में से कोई इसको बादल कर लीजिए। तो धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं कोहरा। क्या कहते हैं? तो उसे कोहरा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कोहरा कहते हैं। अगला है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है? 60%, 70%, 80% या फिर 90%? तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत कितना है? तो कितना हो जाएगा? तो 90% है। कितना? तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत कितना है? तो 90% होगा। कितना है? तो 90% होगा। 25 नंबर प्रश्न है, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रभाषित किया गया है? 109, 110, 111 या फिर 12 में? तो 12 में क्या है? तो वित्तीय है। और धन विधेयक की बात होगी तो 110 में। किसमें? तो 110, दास से धन, और ऐसे आप याद कर सकते हैं, धन विधेयक और 10, तो 110 में क्या है? तो धन विधेयक है। अगला है, कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? 81, 82, 84 या फिर 85? बताएंगे आपकी कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? 6 माह की जो है अंतराल की अनिवार्यता का जो उल्लेख करेगा ये अनुच्छेद है कितना? तो 85 नंबर का अनुच्छेद है। क्या होगा? तो अनुच्छेद 85 होगा। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? अनुच्छेद 26, 45, 75 या फिर 78? तो बताएंगे आपकी संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? राइट आंसर जो होगा ये अनुच्छेद 75 हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 75 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? राजपूत ने, मुगलों ने, सिखों ने या फिर अंग्रेजों ने? तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था किसने? तो राइट आंसर आपको इसका कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं किस किस को पता। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट सर्च करिए और बताइए, बताना जरूर है। अगला है, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? अवध, उड़ीसा, बर्मा या फिर संयुक्त प्रांत? तो प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? डलहौजी ने मिलाया था किसको? तो अवध को। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो अवध को मिलाया था। किसे? तो अवध को। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? 56, 57, 58 या फिर 69? तो क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था 1757 में। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर 1757 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव, मुंडो, हेस्टिंग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था किसने? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने? तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मैसूर की संधि, विदनूर की संधि? तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो जो राइट आंसर होगा ये श्रीरंगपट्टनम की संधि। क्या होगा? तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि
किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? नीला, हरा, पीला या फिर नारंगी? तो किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? किसका तरंग दैर्ध्य इसमें से जो सबसे अधिक होगा, ये राइट आंसर होगा किसका? तो नारंगी हो जाएगा। क्या होगा? तो नारंगी होगा। अगला है, किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? पीला, बैंगनी, हरा या फिर लाल? तो किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी? तो सबसे कम किसकी होगी? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ये बैंगनी हो जाएगा। क्या होगा? तो बैंगनी होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? हरा प्रकाश, पीला प्रकाश, लाल प्रकाश या फिर नीला प्रकाश? तो निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो सर्वाधिक ऊर्जा होगी नीला प्रकाश में। किसमें? तो निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो नीला प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। अगला है, किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? वायु, जल, हीरा या फिर कांच? तो किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होगा? तो हीरा का होगा। किसका? तो किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? तो हीरा का सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। अगला है, लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो यह कैसा दिखाई पड़ता है? लाल, नीला, हरा या फिर काला? तो लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो यह कैसा दिखाई पड़ता है? कैसा दिखाई पड़ता है? तो ये काला दिखाई पड़ेगा। कैसा? तो जब लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो यह काला दिखाई देता है। अगला है, स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई पड़ता है? प्रकाश का विवर्तन, परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन? तो स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई देता है? तो नीला रंग किस कारण दिखाई देता है बताएंगे आप? तो प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। क्या? तो स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है? चेन्नई, मुंबई, दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है? तो अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव करेगा। क्या होगा? तो दिल्ली होगा। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है? तो दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत में किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु या फिर लखनऊ? तो आसान प्रश्न है, पता है आपको, मुंबई इसका सही उत्तर होगा। अगला है, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या नहीं है? हरियाणा, गोवा, गुजरात या फिर बिहार? तो पूछा गया है कि जनजातीय जनसंख्या किस राज्य में नहीं है? तो जनजातीय जनसंख्या जो है ये हरियाणा में नहीं है। कहां पर नहीं है? तो 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या नहीं है? तो हरियाणा होगा। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 72, 62, 82 या फिर 225? तो 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो कितना हो जाएगा? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो सही उत्तर इसका पता है आपको, बिहार होगा। सबसे कम कहां पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में। आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश का, हम बता दे रहे हैं कितना है, तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, लेकिन बिहार का आपको कमेंट करके बताना। देखते हैं किस किस को पता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का सूप के रूप में जाना जाता है? दामोदर नदी, कोसी महानदी या फिर गोदावरी? तो बंगाल का सूप कहा जाता है किसको? किसको? तो बंगाल का सूप दामोदर नदी को कहा जाता है, जबकि बिहार का सूप कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का सूप कोसी नदी और बंगाल का सूप दामोदर नदी। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है? मध्य प्रदेश, गोवा, असम या फिर केरल? तो ये सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में। किस नदी पर? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा? भाखड़, नागल बांध, रिहंद बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन बांध? तो सबसे लंबा बांध की जब बात होगी तो आप हीराकुंड लगाएंगे। किस राज्य में है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। कहां पर है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। किस नदी पर बना हुआ है? तो महानदी पर। किस पर? तो महानदी पर बना हुआ है, ये भी याद रखना है। अगला है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सरदार सरोवर बांध, टिहरी बांध, भाखड़, नागल बांध, रिहंद बांध? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। कौन सा? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। कहां पर है? तो उत्तराखंड में है। अगला है,
दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब, गोदावरी, गंगा नदी या फिर यमुना? तो दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चिनाब नदी पर स्थित है दुलहस्ती परियोजना। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का सूप कहा जाता है? दामोदर नदी, कोसी, घाघरा या फिर हुगली? तो निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का सूप कहते हैं? अभी आपको हमने बताया, इसलिए कहते हैं, क्लास को पूरे ध्यान से देखा करिए। तो बिहार का सूप हमने बताया कोसी नदी को, और बंगाल का सूप दामोदर नदी को। अगला है और आज का अंतिम प्रश्न, तो अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? कावेरी, गोदावरी, महानदी या फिर कृष्णा? तो आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर की बात जब होगी तो आप कृष्णा नदी लगाएंगे। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे है? तो कृष्णा। आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि 50 प्रश्नों में स्कोर आपका कितना रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको क्या सर्च करना है? तो फ्री एग्जाम जोन चैनल मिलेगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, और लिंक तो हमने दे ही रखा है, या फिर टेलीग्राम पर सर्च करना है, लाइक जरूर करना है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।